हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दिस साइड योर हिस्ट्री मेंटोर पुष्पेन सिंह सर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर लेक्चर नंबर 13 ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंट इवेंट्स। इससे पहले बच्चों हमने लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने गांधी जी को कंप्लीट डीप में पढ़ा था कि हाँ उनसे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स हुए हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इवेंट जो हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इससे सवाल, पहला सवाल बेटा आपको यही आ जाएगा कि ये कौन से साल में ये इवेंट हुआ था। तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। ठीक है, क्या तारीख, कौन से डेट को? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। उसके बाद क्या हुआ था, देखो इसमें क्या होता है बेटा कि जलियांवाला बाग एक वहाँ पर पार्क में बेटा, पार्क था, एक मैदान टाइप था। मैदान में क्या था, बैसाखी का सीजन था, तो वहाँ पर सब लोग आए थे और त्योहार का मौसम था। तो क्या होता है कि जनरल रेजिनल डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर ने क्या करता है बेटा, वो ट्रूप्स को ऑर्डर कर देता है कि आप ओपन फायर कर दो। जो भी वहाँ लोग आए हैं उसको लगता है कि देर वाज वहाँ पर सेक्शन 144 लागू था कि आपके कोई भी 4 से 6 लोग एक साथ नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ लोग आते हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए कि रेजिडेंट डायर ने क्या करा कि वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर करवा दिया कि आप इन पर पीसफुल जो भी गैदरिंग है इस पर आप शूट आउट कर दो। तो बेटा बहुत सारा डेथ होता है। ठीक है, हंड्रेड्स वर किल्ड एंड ओवर थाउजेंड्स वर इंजर्ड। ठीक है, तो अब इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था बेटा? टू सप्रेस द पब्लिक गैदरिंग्स, कि यार आगे से ऐसा कोई भी ना करे। टू इंस्टिल द फियर ऑफ रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट भी लागू हो गया था। और इसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है बेटा? इसके बाद ये होता है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत और फैल जाती है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं इट मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और आगे जब हमारा देखा जाता है कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट करते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि उसका बेसिस यहीं से स्टार्ट हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर्स थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कौन सी तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये दोनों तो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब से कब था? 1919 से 1924 तक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सपोर्ट द ओटोमन खलीफा। ठीक है, तो ओटोमन जो खलीफा था वहां पर उसको सपोर्ट करने की, खलीफेट के लिए। ठीक है, अंडर द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में एक साइड थे ब्रिटिशर्स, एक साइड था ओटोमन पूरा पूरा एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर के एट द एंड हार हो जाती है। और ये लगाया जा रहा था अनुमान कि ब्रिटिश क्या करेगी, ऑटोमन जो खलीफत है उसको एंड कर देगी। तो उसी लिए उसी के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया में उनके लिए सपोर्ट में उनके यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट। इसके लीडर्स कौन थे? अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें काफ़ी एक्टिव थे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गांधी जी ऑल्सो टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम टुगेदर। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा दिखता है। इसके बाद इसके क्या होता है कि खिलाफत कमेटी को फॉर्म करा जाता है 1919 में, एंड नॉन कॉपरेशन वाज लॉन्च जॉइंटली बाय द INC इन 1920। तो 1920 में खिलाफत जो ये कमेटी बनाई गई, और प्लस इसके साथ जो INC ये पार्टी थी, दोनों मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये खिलाफत मूवमेंट कब एंड होने की कगार पर आ जाता है बेटा? विद द फेलियर ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1929 में। ये आपको याद रखना है कि 1924 के आसपास खिलाफत मूवमेंट डेड कर जाता है। नेक्स्ट अब यहीं से आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था बेटा? इट वॉज अ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। बेटा नॉन वायलेंट था, ये आपको याद रखना, क्योंकि इसके एंड होने का रीजन ही वायलेंस था। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, विदड्रॉइंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अब भारतीय उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वकालत हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, अब भी जो भारतीय है वो नहीं करेगा। इस तरह का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। कब से कब तक चला? ये 1920 से 22 तक चलता है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ? कलकत्ता सेशन ऑफ INC में, सितंबर 1920 में। 1920 में वो स्टार्ट होता है कलकत्ता सेशंस पे। ठीक है, अब इसमें करा क्या क्या गया था? सबसे पहले जितने भी टाइटल्स थे सब ने अपने अपने टाइटल्स को, जो कि ब्रिटिश अब देता था कि हाँ आप कैसे हिंद का टाइटल लीजिए, आप अलग अलग तरीके के टाइटल जो थे सब ने क्या करा, उनको सरेंडर कर दिया। ठीक है, और रेजिग्नेशन करा फ्रॉम द नॉमिनेटेड ऑफिस से। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट इवेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट का इवेंट होता था तो उसको भी क्या करा गया? बॉयकॉट किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स।
फॉरेन गुड्स को भी उन्होंने बॉयकॉट किया। फॉरेन गुड्स मतलब उसको लोग आते थे और जमावड़ा लगाते थे और उसको फिर जलाते थे। तो ऐसे कुछ हर गली में उस समय का ये आप देख सकते थे उस समय दृश्य। चौरी चौरा इंसिडेंट एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंस होता है जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी स्टॉप कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक पुलिस थाने को पूरा पूरा जो पब्लिक थी वो जला देती है, और इसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि यार इसको अब सस्पेंड करना ही नेसेसरी है। तो वायलेंस लेड टू द गांधी सस्पेंडिंग द मूवमेंट। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है इसके कारण, कहीं ना कहीं इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट वीकेंड ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट चलिए हम डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में फॉर्म होता है। 1923 जनवरी में कौन फॉर्म करता है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड अदर्स टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या होता है कि आप देखिए अभी तक जो था रिवॉल्ट, उसमें क्या था कि आप लोग बाहर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब स्वराज पार्टी आती है उसका क्या मोटो हो जाता है बेटा? स्वराज पार्टी का मोटो हो जाता है कि यार हम गवर्नमेंट के ऑफिसेज में घुसेंगे, ठीक है, इनके ऑफिसेज में जाएंगे और प्लस फिर वहां से चेंजेस लाएंगे। तो ये देखिए दोनों का स्टार्क डिफरेंसेस था। इसीलिए कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी जब फॉर्म करा गया तो काफी एक जो फैक्शन था कांग्रेस का वो नाखुश था। उसमें गांधी जी भी पहले थे, लेकिन बाद में फिर राजी हो गए, कॉम्प्रोमाइजेस हुआ तो स्वराज पार्टी को फॉर्म करा गया था। ठीक है, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1923 बाय मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड अदर्स। रोल क्या था बेटा? रिप्रेजेंटेड अ सेक्शन ऑफ आईएनसी डिससेटिस्फाइड, जो कि डिससेटिस्फाइड से किससे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, कि यार इसको तो गांधी जी ने बंद कर दिया, अब ये चीज़ें सही नहीं है, तो चलिए हम अपना कुछ फॉर्म करते हैं और फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी को फॉर्मेशन किया था। सवाल क्या आ सकता है, कब फॉर्म करा गया? जनवरी 1923 में। कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अचीवमेंट्स इनका क्या रहता है? वन इलेक्शन इन बंगाल एंड सेंट्रल प्रोविंसेस इन 1923 में। कहीं कहीं सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर आप देखेंगे तो बंगाल और सेंट्रल प्रोविंसेस दोनों में सी आर दास हो गए या फिर मोतीलाल नेहरू हो गए, इनका ज़्यादा प्रभाव था। तो वहीं पर रिजल्ट्स भी देखने को मिले कि उन्होंने वहाँ पर इलेक्शंस भी जीता बहुत सारा। ये इंपॉर्टेंट था। अब क्रिटिसिज्म क्या कहा जाता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को बाय वर्किंग विद इन द कॉलोनियल सिस्टम। आपने पीछे देखा कि नॉन कॉपरेशन में क्या था? नॉन कॉपरेशन में आप गवर्नमेंट के ऑफिस को ही कॉर्पोरेट नहीं करोगे, वहाँ पर कोई भी आप सहायता नहीं दोगे, कुछ भी आप हेल्प नहीं लोगे। तो अब स्वराज पार्टी का तो पूरा मोटो ही चेंज हो गया कि यार वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस को हमें लेना चाहिए, हमें एक्वायर करना चाहिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी और को भेज दिया जाएगा, वहाँ पर हमारा फिर लॉस हो जाएगा। तो हम रहेंगे तो हम कभी भी ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें जाना चाहिए। तो ये स्टार्क डिफरेंस था और इसी कारण कहा जाता है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस के जो स्ट्रगल थे उसको हानि पहुंचाई। ठीक है, लेकिन एट द एंड आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स उनकी काफ़ी अच्छी रही। और एज सुन एज जैसे ही सी आर दास का डेथ होता है तो ये पार्टी भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाती है ऑलमोस्ट, और कांग्रेस में ही सम्मिलित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन, बेटा कमीशन लाया ही गया था ये चीज़ें देखने के लिए कि यार सबसे पहले आपको भी पता होना चाहिए कि 1919 में यहाँ पर क्या आया था? चार्ट ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें लिखा था कि एवरी 10 ईयर के बाद हम ये एक कमीशन को फॉर्म करेंगे जो ये चीज़ें देखेगा कि क्या इंडिया के जो सिस्टम है, जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है जो ब्रिटिश चला रही है, क्या वो सही चल रहा है या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये 10 साल पे था। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन क्या होता है कि बहुत तेज़ी से इसको क्या करा जाता है? साइमन कमीशन ला जाती है। इसके पीछे होता है रीज़न बेटा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट थी वो जाने वाली थी, वो चाह रहे थे कि यहाँ पर जो भी चेंजेस आए वो हम करके जाएं। तो उसी की वहाँ ब्रिटिश पॉलिटिक्स के कारण कहीं ना कहीं साइमन कमीशन को भेजा गया। अब साइमन कमीशन में क्या होता है कि 1927 में इसको बना दिया गया। देखा जाए तो उसको 10 साल बाद आना चाहिए था, मतलब 7 साल बाद ही इसको ला दिया गया। ठीक है, इट वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए कहाँ पर? भारत में। इश्यूज क्या क्या थे? सबसे पहला इशू लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। 10 मेंबर्स थे, 10 का 10 कौन थे? सारे का सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स, एक भी उसमें इंडियन नहीं था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडियंस को खट गई, आईएनसी ने भी सपोर्ट इसको नहीं किया। तो रिस्पॉन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन इंडिया, बॉयकॉट्स, प्रोटेस्ट एंड द स्लोगन साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ये आपको याद रखना है, साइमन गो बैक का नारा लगाएगा। रिजल्ट क्या होता है? नो इंडियन मेंबर एडिड
लेडिंग टू इंक्रीज डिमांड ऑफ सेल्फ रूल के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इसके बाद से ही। प्रेसिपिटेटेड द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो पहली यहाँ से स्टार्ट कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि साइमन कमीशन में जब देखा गया कि यार इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हमें पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। मेन करके जो यंग लीडरशिप थी कांग्रेस की, यंग लीडरशिप, उसका रुझान कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ जाने लगा। अभी तक क्या था कि ठीक है यार इंडियंस को पार्टिसिपेट करने दो गवर्नमेंट के ऑफिस में, जैसे आपने स्वराज पार्टी में देखा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गया कि आप भारत छोड़ के चले जाओ, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड आने लगा था। इसी के कारण कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी स्टार्ट करने का एक जरिया मिला। चलिए, और अब हम थोड़ा कुछ, आज का टॉपिक इतना ही था हमारा, साइमन कमीशन तक हमने सारा डिस्कस कर लिया है। और साइमन कमीशन के जो प्रोटेस्ट था उसी में लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज कर दिया था पुलिस ने, और उनका डेथ हो गया था। फिर भगत सिंह ने सॉन्डर्स का ऑफिसर जो था उसका डेथ किया था इसी के कारण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, हु ऑर्डर द फायरिंग एट जलियांवाला बाग? तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों जनरल डायर। कौन था वो? जनरल डायर था, ये आपको याद रखना है, जनरल डायर। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन, ये सारे किसके न्यूज़पेपर्स थे? महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर्स थे, ये आपको याद रखना है। इनकी किताब का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट्स माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एक और इनकी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद हिंद स्वराज, हिंद स्वराज भी किसकी किताब है? ये भी गांधी जी की किताब है, ये भी आपको याद रखना है। नेहरू जी ने कौन सी किताब लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा वो किसने पास कराया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी नेहरू जी ने ही पास करवाया था, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था किससे रिलेटेड? नेहरू जी से। उसके बाद आपको याद रखना है कि गांधी जी ने सिर्फ आईएनसी का एक ही बार प्रेसिडेंट वो बने हैं, कौन से साल में बने बेटा? तो बेलगांव सेशन, कौन सा सेशन में? बेलगांव सेशन में उन्होंने आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। चलिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट की थी। और सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर अगर? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में, 1919 में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है, ब्रिगेडियर आर डायर, मतलब रेजिनेल्ड डायर, ये आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ किसने किया था ऑर्डर शूट आउट का। चलिए, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द मैसेकर? क्या मोटिव था बेटा इसके पीछे? मोटिव ये था कि सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द मैसेकर? तो ये तो नहीं हो सकता है। वेलकमिंग अ ब्रिटिश, सपोर्टिंग द खिलाफत, तो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रोल अटैक, ये मोटिव था। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रोल अटैक, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मतलब सिखाना था कि टीचिंग अ लेसन टू द दोज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रोल अटैक बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये एक रीज़न था, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलाफत मूवमेंट पे सवाल आता है, वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट इनिशिएटेड? तो खिलाफत मूवमेंट क्यों इनिशिएट किया गया? तो खिलाफत मूवमेंट टू सपोर्ट द ब्रिटिश रूल? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मोनार्की? टू सपोर्ट द ओटोमन एम्पायर? ये बहुत इजी सवाल था, ओटोमन खलीफा के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट कब से कब चला? 1920 से 1924। कौन कौन इसके लीडर्स थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, अली ब्रदर्स, और उसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कौन से साल में फेल कर गई थी? 1924 में, ये भी आपको याद रखना है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस। चलिए, हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? कौन थे? अली ब्रदर्स, ये आपको याद रखना है। बाकी के जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये सारे लीडर्स उसमें नहीं थे। कौन था? अली ब्रदर्स वर द लीडर। व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन? तो इसका आंसर बहुत सवाल 1924। नॉन कॉपरेशन पे एक सवाल आता है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश, इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ठीक है, आपको देख के पता लग जाएगा। वाइल कंप्लीट विड्रॉल और सपोर्ट टू ब्रिटिश रूल, क्या ऑब्जेक्टिव था? वायलेंट रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस बेस्ड था, ठीक है, नॉन वायलेंस बेस्ड था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट टू द ब्रिटिश रूल्स। व्हेन डिड गांधी सस्पेंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो 1922 में। क्या रीजन था उसके पीछे? चौरी चौरा,
चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये आपको याद रखना है। What event led to the suspension of non-cooperation movement? Non-cooperation movement का सस्पेंशन के लिए क्या रीज़न था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट। स्वराज पार्टी, वाई वॉज द स्वराज पार्टी फॉर्म? स्वराज पार्टी क्यों फॉर्म करी गई थी? टू कोलेबरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू प्रमोट कम्युनलिज्म, टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड वर्क फॉर सेल्फ रूल, या फिर टू सपोर्ट साइमन कमीशन? ये कहीं से नहीं उसका, टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर्क फॉर सेल्फ रूल। हु आर द की फिगर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? तो दो नाम, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। काफ़ी आसान सवाल। इन विच ईयर डिड द स्वराज पार्टी विन इलेक्शंस इन बंगाल एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में? कौन से साल में? तो 1923 में। वाई डिड इंडियंस अपोज क्यों कर रहे थे बेटा साइमन कमीशन को? सबसे बड़ा रीज़न कि वहाँ पर एक भी इंडियन का प्रेजेंटेशन नहीं था। लैक ऑफ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन गलत। इन सपोर्ट ऑफ कमीशन प्रपोजल रॉन्ग। टू रिक्वेस्ट टू वेलकम ब्रिटिश, नहीं बिल्कुल नहीं। तो रिक्वेस्ट मोर इंडियन मेंबर्स, ठीक है, इंडियन मेंबर्स नहीं थे वहाँ पर, तो ऑप्शन के हिसाब से वहीं जाएंगे। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स टू साइमन कमीशन? क्या हो जाएगा? सपोर्ट एंड कॉपरेशन, बिल्कुल इंडिफरेंस, सेलिब्रेशन, वायलेंट प्रोटेस्ट एंड बाइकॉट्स। व्हाट इम्पैक्ट डिड द साइमन कमीशन हैव ऑन इंडियन डिमांड्स? तो ये क्या करता है? वीकेंड डिमांड्स, ये गलत। सपोर्ट द ब्रिटिश, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथेंड डिमांड्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सारे हो गए एमसीक्यूज हमारे। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कोई कोर्स बाय करना है, हमारा सामर्थ्य बैच चलता है। जो बच्चा सीयूईटी बीए में कहीं भी ऑनर्स है या कुछ भी है वो एडमिशन लेना चाहता है, तो उस बैच को आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक है ये, यहाँ पर जाके आप मटेरियल्स वगैरह बाय कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अलॉट बच्चों। प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।